किसी भी अखबार ने या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ये चीज़ नहीं कही है। इंटरनेशनल मीडिया भी पाकिस्तान की संलिप्तता को उठाता हुआ नजर आ रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे जावेद जी? आप अभिषेक कैंडी, अगर अपना सवाल एक दफा रिपीट कर दीजिएगा। जी जावेद जी, सवाल मेरा ये था कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, आप लोग लगातार भारत पर सवाल उठाते रहे हैं कि भारत जो खबरें दिखा रहा है वो अपने तरीके से दिखा रहा है, लेकिन जावेद जी यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान पर संदेह की निगाहों से देखा जा रहा है और कई प्रतिष्ठित ऐसे यहाँ पर अखबार हैं विदेशी जिन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया है। उन्होंने ये आशंका जताई है कि पाकिस्तान का हाथ इसमें हो सकता है। आपने भी जाहिर तौर पर लगातार आप चीजों को देख रहे हैं 22 तारीख के बाद से, आपने भी कई जगह पर ये चीजें पढ़ी होंगी, देखी होंगी। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। देखिए वही बात है कि सिर्फ जब इस तरह का वाकया होता है ना, सिर्फ उसका जो एक रिएक्शन होता है वो सिर्फ हमेशा इंडिया से नहीं आता, पाकिस्तान से नहीं आता। सारी जो दुनिया है वो उसको अपने अपने हिसाब से देख रही होती है और हर एक के जो देखने के एंगल होते हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो हम तो इसको कह रहे हैं कि जिसको भी शक है, चाहे इंडिया को शक है या जो उसमें ग्लोबल वर्ल्ड है उसको शक है, हम तो कह चुके, हमारे पीएम तो साफ कह चुके, देखें जिनके हाथ साफ होते हैं ना उनको कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं होता। हम तो कह रहे हैं आए इन्वेस्टिगेशन करें। इवन पीएम शहबाज ने ये भी कह दिया, इससे बढ़ के वो क्या कहें कि भाई इंडिपेंडेंट जो लोग हैं उनको यहाँ पे लाएं, इंटरपोल को लाएं, यूएन के लोग हैं उनको लाएं, वो यहाँ के इन्वेस्टिगेट करें। आप किसी इंडियन को ना लें, आप किसी पाकिस्तानी को उसमें ना डालें और जो रिपोर्ट आएगी उसको मान लें। अब इससे बढ़ के वो और क्या बात करें। मैं तो यही बात कहूंगा, एक चीज ऐड करूंगा, एक चीज आपने अभी ना दिखाया और ये मुझे आपका जो है न्यूज चैनल है, मुझे उसी से इल्म हुआ कि शोएब अख्तर के चैनल पे बैन लगा दिया। इतनी सेंसिटिविटी। शोएब अख्तर कौन है? क्या उसका पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक है? वो आईएसआई के लिए काम करता है? उसके तबसरे तो पूरे इंडिया सुनता है यार, आपने उस पर बैन लगा दिया। जितना वो इंडिया की साइड लेते हैं, मतलब हमारे लिए आइकॉन है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल कभी बायस नहीं रहे। अब अगर शोएब अख्तर पे इंडिया पे बैन लग गया कि अगर भारतीयों ने तो सुन लिया तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर तो मैं कहता हूँ इंडिया का अल्लाह हाफिज है। इसलिए मैं कहता हूँ इंडिया को ना, इंडिया के अवाम के लिए मेरी एक सलाह है कि प्लीज दो बंदों को सुनना छोड़ दें। पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। एक जीडी बख्शी और एक जो है आपके अर्नब गोस्वामी, हर चीज सही हो जाएगी। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच हमारे इनपुट एडिटर राकेश सिंह जी जुड़ गए हैं। राकेश सर, जिस तरीके से स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं और दूसरी ओर अगर बात बैठकों को लेकर की जाए, लगातार बैठकें हो रही हैं और आज की ताज़ा बैठक को लेकर बात की जाए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। उनके साथ सीडीएस अनिल चौहान मौजूद रहे और साथ ही साथ एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा राकेश जी कि इससे पहले थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की मुलाकात रक्षा मंत्री से होती है। देखिए अभिषेक, महत्वपूर्ण बात यह है कि रक्षा मंत्री लगातार बैठकों का दौर, रक्षा मंत्रालय की बात हो, रक्षा मंत्री के घर की बात हो, वहां पर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। और इसलिए क्योंकि रक्षा मंत्री की प्रधानमंत्री को ब्रीफ करना था और उससे पहले रक्षा मंत्री की जो है आर्मी चीफ से मुलाकात होती। आर्मी चीफ ने पूरा डिटेल ब्रीफ दिया है कि आखिरकार जो ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति, रणनीति क्या है, तमाम चीजें हैं जिसकी पूरी खाका जो है अंतिम रूप जो है उसको दे दिया गया है। अब तारीख और समय जो है ये तय करना जो है पॉलिटिकल लीडरशिप को है। और ये बैठक इसलिए काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि करीब 40 मिनट बैठक चली है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जो कि अजीत डोभाल वही डोभाल हैं जिन्होंने चाहे एयर सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो या जो एयर स्ट्राइक किया गया था पाकिस्तान में, उसको मूर्त रूप दिया था। तो पूरी रणनीति जो है तैयार हो चुकी है। अब समय और तारीख ये तय करना महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से पाकिस्तान की जो स्थिति है, पाकिस्तान की दयनीय स्थिति है, और उसके बाद अगर बात करें तो आज रक्षा संबंधी संसदीय अस्थायी समिति की बैठक भी होने जा रही है, जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं। और इस बैठक में भी जो है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जब जो संसद की अस्थायी समिति होता है उसमें सभी दलों के सांसद जो हैं उसमें उनका जो प्रतिनिधित्व रहता है, तो ये भी बैठक काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो बैठक हुई है, उस बैठक में जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है,
काफी अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। अब ये देखना, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी मन की बात में दोहराया कि जिसने भी पहलगाम की घटना को अंजाम दिया है वो बख्शा नहीं जाएगा। तो ये बातें आप हल्के में मत लीजिए और पाकिस्तान को भी ये बात समझना होगा, क्योंकि जो बात अगर प्रधानमंत्री कहते हैं तो करने विश्वास रखते हैं। और पिछले दो घटना की बात करें, जिस तरह से आपने देखा एयर स्ट्राइक की बात और सर्जिकल स्ट्राइक की बात, तो इस बार जो होगा वो बड़ा होने वाला है और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। जी ठीक है। सोढी साहब, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बार कुछ बड़ा होगा जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, ऐसे समय पर सोढी साहब, जिस तरीके से आप जाहिर तौर पर सेना में रहे हैं, सेना किस तरीके से रिएक्ट करती है? देखिए अभिषेक जी, जहां तक भारतीय सेना की बात है, वो हमेशा किसी भी एक्शन के लिए तैयार है। उसे बस भारत सरकार की अनुमति चाहिए होती है। सारे हमारे प्लान्स बने हुए होते हैं, सारा हमारी रिहर्सल्स हुई होती हैं, सारी हमारी वॉर गेमिंग, वॉर डिस्कशन सब हुआ होता है। हमें बस भारत सरकार की अनुमति चाहिए हमने कब हमला करना है, कहां पे हमला करना है। तो जहां तक भारतीय सेना की बात है, उसकी पूरी तैयारी है, उसे बस भारत सरकार की अनुमति चाहिए होती है। लेकिन मैं एक चीज ये मैं कहना चाहूंगा, जैसे मैंने पहले कहा कि हम में से कई चाहते हैं कि ये सैन्य कार्रवाई रातों रात हो, बल्कि कई लोग कह रहे हैं कि 2-3 दिन पहले हो जानी चाहिए थी। मैं उन दर्शकों को बताना चाहूंगा, मैं बोल रहा है, मेरा भी खून खोल रहा है, मेरा भी खून बोल रहा है। मैं भी 22 दिन दोपहर से मेरे को आज तक दिल में इतना दुख है, जो पूरे 142 करोड़ भारतीयों को दुख है। कार्रवाई होगी, जरूर सैन्य कार्रवाई होगी, और इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से बहुत बड़ी होगी। जैसे मैंने शुरू में कहा, पाकिस्तान एक जहरीला सांप है और जहरीले सांप को मार के ही आदमी बच सकता है। उसी तरह भारत तभी बच सकता है जब पाकिस्तान जैसे जहरीले सांप को टुकड़े कर दिए जाएं, उसके सैनिक इंस्टॉलेशंस पे कार्रवाई की जाए। थोड़ा वक्त लगेगा, धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आपकी सरकार, सेना, नौसेना, सारे में दिन रात लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। जावेद जी, इस बीच आपसे मेरा एक सवाल है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया अभी पिछली बातचीत में जब हम दोनों बात कर रहे थे कि पाकिस्तान लगातार जो है इन हमलों को कंडेम्ड कर रहा है, लगातार निंदा कर रहा है इस हमले की, लेकिन इस बीच जावेद जी, पाकिस्तान का डबल फेस देखने को मिल रहा है। आप ही के नेता एक और जहां इस हमले की निंदा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आप ही के नेता जो हैं इन हमलावरों को यहां फ्रीडम फाइटर्स कहते नजर आ रहे हैं। नहीं अभिषेक, इसमें फर्क है। आई थिंक इसमें अगर आप कह रहे हैं कि इसमें डबल फेस है या इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, तो मुझे तो नहीं लगता। और हमारा तो हमेशा से मौक़िफ़ है। कश्मीर के अंदर देखें, जिस तरह बुरहान वानी जैसे लोग थे, और उससे पहले हमने इसमें 90s में देखा, 80s में देखा, तो वहां पे एक आर्म स्ट्रगल है, और ये जो है वो कश्मीरी ही हैं। पता नहीं, मैं आई थिंक बात तो हमेशा से तय है कि जो कश्मीर का इशू, इंडिया पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू यही है, और हम इसको आज तक इशू मानते हैं। आप उसको भले अटूट टंग कहते रहे, वो ठीक है, आपका अपना मौक़िफ़ है, मैं उस पर आप पे तनकीद नहीं करता, वो आपका अपना मौक़िफ़ है। हर स्टेट का अपना मौक़िफ़ होता है, और आपको वो अगर आतंकवादी लगते हैं, हमें नहीं लगता है, हमें दहशतगर्द लगते हैं। लेकिन जिन्होंने पहलगाम में किया है, जिन्होंने ये वाकया किया ना, ये वाकई में आतंकवादी जी। इनकी तो हम भी जितना आपको गुस्सा है, ये जितना आपको अफसोस है ना, उतना हमें भी है। इनको स्पेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन कश्मीर के हवाले से जो हमारा एक मौक़िफ़ है, हम तो उसको आज भी अनसेटल्ड डिस्प्यूट समझते हैं, तो हम तो उस पर हमेशा खड़े रहेंगे। जी ठीक है। लेकिन दूसरी ओर जावेद जी, अगर बात पीओके को लेकर की जाए, तो वहां पर जो विरोध इस वक्त देखने को मिल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जिन्हें आप सो कॉल्ड अपनी आवाम कहते हैं, आपकी ही आवाम सेना के खिलाफ है, आपके ही लोग आपकी सरकार के खिलाफ हैं, आपके ही लोग आपके खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं, और आपके ही लोग कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग कर दीजिए। देखिए अभिषेक, मैं आपसे ना मतलब एक बात इसमें शेयर करता हूँ। मैं कई दफ़ा जो हमारा हिस्से का कश्मीर है, जिसको पीओके कहते हैं, हम उसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, मैं कई दफ़ा वहाँ पे जा चुका हूँ, और बहुत ज़्यादा टूरिज्म होता है। और मैं आपको ये शायद पहले भी मैंने शायद आपके शो में कहा था कि आप कभी भी जो हमारा कश्मीर है ना, जो हमारे इस टाइम हमारे कंट्रोल में है, आप कभी भी यहाँ पे ऐसी खबरें नहीं सुनेंगे कि वहाँ पर पाकिस्तानी बलडोजर आ गए, उन्होंने इतने घरों को मस्मार कर दिया, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, वहाँ पे जंगलों में पाक आर्मी और आतंकवादियों के बीच में फाइट हो रही है, वहाँ पे जो हमारे टूरिस्ट हैं वो घूमने गए हैं, उन पे किसी ने फायर खोल दिया है। ऐसी कोई खबर हमारे कश्मीर से नहीं आती है। हाँ,
सियासी इश्यूज पे इख्तलाफात होते हैं, वो तो एक कॉमन सी लेकिन चीज है। लेकिन अगर वहाँ लेकिन बिजली की ठीक बिल है ज्यादा है, जावेद जी, लेकिन वहाँ बड़ी पे बात यहाँ बात पर यह भी है कि खबरें नहीं आती या खबरें आने नहीं दी जाती हैं, क्योंकि आपके ही बाकी नेता, नहीं आती। आपके ही बड़े मंत्री, रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि 3 दशक से हम आतंकवाद झेल रहे हैं। तब आतंकवाद, जब आप लोग 3 दशक से आतंकवाद झेल रहे हैं तो जाहिर तौर पर है कि आपके ही धरती पर वो आतंकवाद पनप रहा है और आपकी धरती पर ही वो फल फूल रहा है। 3 दशक 30 साल से अधिक का समय होता है। ठीक है, सोढी साहब का रुख करूंगा मैं। आप सोढी साहब, जिस तरीके की स्थितियों का जिक्र यहाँ पर जावेद जी कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की स्थितियों को लेकर कि लगातार वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ जो है वो देखने को मिलती रहती हैं। जब आप सेना में रहे, किस तरीके की स्थितियाँ उस वक्त जम्मू कश्मीर रही और किस तरीके से कंट्रोल जो है वहाँ पर रहता था? शेख जी, जब मैं भारतीय सेना में सर्विस पे था और मैं 2009-10 के वर्ष में मैं पट्टन नामक जगह में तैनात था, जो जम्मू कश्मीर से 26 किलोमीटर है, तब हालात इतने बुरे थे जम्मू कश्मीर में कि हमारी कई दिनों तक कॉन्वॉय नहीं निकल सकती थी, उस पर पथराव होता था। लेकिन सब कुछ बदला 5 अगस्त 2019 को, जब भारत सरकार ने धारा 370 और 35A को हटाया। उसके बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर में सुख आई, खुशहाली आई, शांति आई, 2019 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर में कोई भी पथराव वाला इंसिडेंट नहीं रिपोर्टिंग हुई है और कोई ग्राउंड पे नहीं हो रहा है। कॉन्वॉयज आराम से मूव कर रही है, बल्कि इतनी खुशहाली आई है, इसका मैं एक आंकड़ा देना चाहूंगा और जिसकी वजह से पाकिस्तान तिलमिला हुआ है। 2020 में 35 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर गए थे घूमने के लिए और पिछले साल 2024 में यही आंकड़ा बढ़ के 2 करोड़ 35 लाख हो गया। पाकिस्तान को यही तो चीज हजम नहीं हो रही कि जम्मू कश्मीर में इतनी सुख शांति कैसे आ रही है। उसके सालों के दशकों के नापाक मंसूबे सफल ही नहीं हो पा रहे हैं, तभी पाकिस्तान लगातार ऐसे आतंकवादी हमलों को बढ़ोतरी दे रहा है। वो छुप छुप के वार कर रहा है निहत्तों पे, टूरिस्ट पे, सैलानियों पे, औरतों पे, बच्चों पे, क्योंकि पाकिस्तान जानता है जम्मू कश्मीर का हर नागरिक पूरी तरह से भारत के साथ अटूट खड़ा है। देखिए, जब 22 तारीख को ये हादसा हुआ, ये आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद किस तरह से हर कश्मीरी इकट्ठे होके उसने कैंडल लाइट मार्च की, उसने प्रोटेस्ट किया, उसने पाकिस्तान हाय हाय की, उसने इन आतंकवादियों को हाय हाय की। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर का हर इंसान, हर औरत, हर नागरिक, हर भारतवासी जम्मू कश्मीर का जानता है कि जितनी खुशहाली उसे यहाँ मिल रही है, जिस तरह से भारत सरकार ने वहां तरक्की की है, जिस तरह से वहां सुरक्षा व्यवस्था इतनी बड़ी है, ये एक आपस में ही चौंकाने वाली बात है पाकिस्तान के लिए। आप देखिए, मैं 1 मिनट चाहूंगा अभिषेक जी, जहां जम्मू कश्मीर में 36 यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज हैं। इससे और बड़ा क्या आपको प्रूफ चाहिए कि जिस तरह से खुशहाली जम्मू कश्मीर में आई है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर तो लोगों को मारा जा रहा है। उनका जो प्रधानमंत्री है वो तो एक कठपुतली है, वहां पे ना इनके पास पानी है, ना सड़कें हैं, ना उनके पास हॉस्पिटल है, ना कोई यूनिवर्सिटी है। क्या बदतर हाल बना रखा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का। जी बिल्कुल, एक जिस तरीके से तमाम आरोप पाकिस्तान के द्वारा लगाए जा रहे हैं जावेद जी, लेकिन और आपने भी जो जिक्र किया कि पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और इसी इन्वॉल्वमेंट को लेकर, इसी बात को लेकर मैं आपको ऑपरेशन जिब्राल्टर याद दिलाना चाहूंगा। जाहिर तौर पर आपको ऑपरेशन जिब्राल्टर याद होगा। क्या स्थिति उस वक्त हुई थी, किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा घुसपैठ करवाई गई थी? जी बिल्कुल, ऐसे देखें, ऐसे जो वाकयात ना होते रहे, जो इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री ना, आप ये देखें 1960 के बाद से 1960 तक हमारे जो आपस में ताल्लुकात है बहुत अच्छे, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे थे। लेकिन उसके बाद आपस में एक तरह की बिटरनेस रही है। अगर आपको हमारा ऑपरेशन जिब्राल्टर जो है वो इस तरह से याद आ रहा है, जो ठीक है हुआ था, तो हमें भी याद है कि जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान में इंडिया ने उस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व किया। फिर आप कहेंगे कि हमने कारगिल कर दिया, जी बिल्कुल किया था। उससे कई साल पहले आपने सियाचिन कर दिया था। तो मैं कह रहा हूँ एक पूरी सीरीज है मिसट्रस्ट की। मैं इसमें सिर्फ इंडिया को गलत नहीं कहता, मैं इसमें सिर्फ पाकिस्तान को भी गलत नहीं कहता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि एक तरफ सख्त किस्म की हमारी हिस्ट्री रही है, लेकिन बात ये कि हम ये जितने भी वाकयात रहे हैं, इनके हाथों हम हॉस्टेज कब तक बने रहेंगे, आगे कब हम अब आगे इससे आगे अमन के हवाले से कैसे। ठीक है जावेद, जिस तरीके से हॉस्टेज की बात कही है इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दूं मैं, जहां पहलगाम अटैक की शुरुआती जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों ने लोकल हैंडलर और ड्रोन से रेकी की थी।
बैसरन एरिया में अज्ञात एक ड्रोन दिखा था, DJI ड्रोन ये देखा गया था। हमले से 5 दिन पहले चीन में निर्मित ये ड्रोन हवा में उड़ता हुआ नजर आया था और इससे रेकी की संभावना जताई जा रही है कि इस पूरे इलाके को, पहलगाम के इस पूरे क्षेत्र की रेकी की गई थी। इसके बाद 5 दिन के बाद इन आतंकियों ने दहशतगर्दी फैलाई घाटी में आकर। एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है और आतंकियों के द्वारा DJI ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। एक अज्ञात DJI ड्रोन बैसरन घाटी में देखने को मिला था। अब हुसैन जावेद जी का रुख करूंगा मैं। जावेद जी, मैं इस विषय पर आऊंगा, लेकिन जिस तरीके से मैं आपकी ही बातों को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, जिस तरीके से आपने जिक्र किया हॉस्टेज होने का, लेकिन आतंकवाद के हॉस्टेज तो आप लोग ही हो रखे हैं जावेद जी। और आप लोगों ने एक तरीके से कह सकते हैं कि विवश होकर जो है अपने हथियार डाल दिए हैं आतंकवाद के आगे, क्योंकि तमाम बड़े मंचों पर भी, यहाँ तक कि अमेरिका में जाकर भी यहाँ इमरान खान आपके जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया, परवेज मुशर्रफ ने भी जिक्र किया जब वो पद पर थे कि हाँ आतंकवाद हमारे देश में है। उसके बावजूद भी आतंकवाद जड़ से खत्म नहीं हुआ। हॉस्टेज तो आप लोग नजर आ रहे हैं आतंकवाद के आगे। बिल्कुल, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ। जितनी हमने इसमें सेक्रीफाइस किया ना, खासकर 9/11 के बाद आपके सामने कि हमारे कितने जो है जवान, आम हमारे शहरी वो इसका शिकार हुए हैं और इसका हमें फाइनेंशियली बहुत ज्यादा हुआ है लॉस। और आज भी हमारी जंग जारी है। आज भी हमारे अंदर, आपको पता है, आपके साथ हमने इतने शोज किए कि TTP को ले लें, BLA को ले लें, हम तो आज भी उनका शिकार है, लेकिन उनका मुकाबला भी कर रहे हैं। तो वही बात है कि जो इस तरह के दहशतगर्द होते हैं वो किसी कौम के हक में नहीं होते हैं। लेकिन साथ ये भी इसमें देखना चाहिए, जब आप किसी नॉन स्टेट पे इस तरह इल्जाम लगाते हैं, वो एक और चीज होती है। जब आप किसी मुल्क पे इल्जाम लगाते हैं ना, तो आपके पास सबूत भी होने चाहिए। असल चीज, असल अहमियत, इंपॉर्टेंस वो सबूत की होती है। हम यही चाह रहे हैं कि हमारे साथ सबूत शेयर की जाए। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। अभी सोडी साहब भी कश्मीर के हवाले से बात कर रहे थे कि आपने 2019 के बाद बड़ी तरक्की की, वहाँ पे सब कुछ किया। मैं मानता हूँ वहाँ पे सड़कें बनी है, वहाँ पे आपका ट्रेन का जो आपका सिस्टम है वो भी अच्छा है, ये बातें सही हैं। लेकिन सवाल ये है सर कि अभी जो हालिया वेव आई है, अभी जो अटैक हुआ है, उसके बाद आपने 1500 कश्मीरियों को वहाँ पे अरेस्ट कर लिया है। उनके मकानों का मुसलसल बसपार कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती सबूत का जिक्र जिस तरीके से आपने हुसैन जावेद जी किया, सबूत का जिक्र जिस तरीके से आपने किया, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने भी जब कई मौकों पर पाकिस्तान स्थित संगठनों को आतंकी संगठन जब घोषित किया, उस वक्त आप लोगों ने सबूत नहीं मांगा। उस वक्त आप लोगों ने कह दिया कि हाँ ये आतंकी संगठन है, क्योंकि अमेरिका जैसी सुपर पावर का दबाव था। आप लोगों को IMF से कर्ज लेना था, वर्ल्ड बैंक को पास आपको लोगों को जाना था। यानी कि जब कर्ज लेने की बारी आती है तो आप लोग मान लेते हैं कि आतंकवाद हमारे यहाँ है, और जब असल में आतंकवाद होता है और भारत जब कहता है कि आतंकवाद है, हमारे पड़ोसी मुल्क से आतंकवाद आया, तब आप लोग इस तरीके से यहाँ पर मांगते हैं कि हाँ हमें एविडेंस दीजिए। ठीक है, मैं रुक करूंगा आपका। इस बीच हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी जावेद हुसैन जुड़े हैं। जावेद, मैं आपका रुक करूंगा। जिस तरीके से स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं और इस हाई टेंशन के बीच हाई लेवल की मीटिंग भी हो रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होती है, और दूसरी ओर बॉर्डर पर चौकसी को लेकर बात करें, सेना की चौकसी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक, पूरी तरीके से जिस आतंकी हमले के बाद से कहीं ना कहीं जो सुरक्षा है वो पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। और पहलगाम के अलावा कश्मीर के जो तमाम इलाके हैं जहां पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, उन सभी इलाकों पर पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सुरक्षा के जो इंतज़ाम है, जो सेना की तरफ से, वो कड़ी कर दी गई। लेकिन इसमें एक बड़ी खबर ये है कि NIA जो इस पूरे मामले की जाँच कर रही है, और अभी 2 दिन पहले ये केंद्रीय जाँच एजेंसी NIA को गृह मंत्रालय की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले की जाँच सौंपी गई। में अब जो कुछ फोटोग्राफर्स है, जो जानकारी मिल रही थी कि कुछ फोटोग्राफर्स थे जिनके पास ये पूरी आतंकी हमले की जो घटना की जो तस्वीरें हैं वो उनके पास रिकॉर्ड है। NIA उनसे संपर्क में, उनके बयान को और उस वीडियो को पूरी तरीके से देख रही है। लेकिन इसके अलावा जो NIA सोर्सेज के हवाले से ये भी खबर है कि जिस तरीके से आतंकी सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, उसकी फ्रीक्वेंसी को भी NIA पूरी तरीके से एग्जामिन कर रही है। और आपको बता दें कि इसके अलावा जो तमाम पर्यटक थे जो उस वक्त उस रेंज में थे जहां पर ये
हमलावर जो आतंकी थे वो एकदम से जो जब सामने लगातार गोलियां चलाते हुए जो आवाज़, कई तस्वीरें हैं, कई वीडियो ऐसा जिसमें देखने को मिल रहा है कि लगातार गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, लोग बचाओ बचाओ भागने की बात करें। तो ऐसे में वो पर्यटक जो इस रेंज के बिल्कुल पास थे उनको भी गवाह के तौर पर एनआईए उनकी पहचान बगैर बताए उनके बयानों को, उनके वीडियो को कर रही, क्योंकि कई फोटोग्राफर्स जो लोकल आम लोग जो पर्यटक वहां पर आते हैं उनके फोटो को खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, ऐसे में लोग अपने फोन का भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो एनआईए अपने सोर्सेज और अपने इनपुट के बेस पर वैसे पर्यटक जो लगातार एजेंसीज को या तो संपर्क कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे उस वीडियो को डाल रहे हैं, उनसे भी एनआईए जो है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके बयानों को, उनके वीडियो को दर्ज कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि जो एनआईए जो एजेंसी है वो उनकी कई टीम है जिसको आईजी रैंक के अधिकारी इसको लीड कर रहे हैं। इसमें एग्जिट और एंट्री पॉइंट बेहद मायने रखता है कि एंट्री पॉइंट इसलिए बेहद मायने रखता है कि आखिर जो आतंकी थे वो उस वक्त पहलगाम में उनकी एंट्री पॉइंट कहाँ थी, जिससे कि उनके पीछे का एक पूरा रूट मैप तैयार किया जा सके कि वो जब उनकी एंट्री हुई तो उससे पहले वो कहाँ थे, उससे पहले उनका रूट मैप क्या था, वो किस तरीके से किस यहाँ तक पहलगाम तक पहुंचे, इसके पीछे कौन कौन उनके हेल्पर थे, लॉजिस्टिक सपोर्टर थे। तो इसमें जो फोटोग्राफर्स है, इसके अलावा जो सैटेलाइट फोन है उसकी भी टेक्निकल फॉरेंसिक तौर पर कुछ एग्जामिन किया गया है, कुछ सैंपल कलेक्ट किया गया है, टेक्निकल बेस पे फ्रीक्वेंसी को मैच किया जा रहा है। हुसैन, लगातार पूरे मामले को लेकर एनआईए के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है और एक एक चीज पर नजर एनआईए की टीम बनाए हुए है। मैं रुक करूंगा आपका। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पहलगाम में चीनी सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है। ये हमले के दिन बैसरन घाटी में सैटेलाइट फोन एक्टिव थे और भारत में तस्करी करके ये सैटेलाइट फोन लाए गए थे। सैटेलाइट फोन को लेकर एजेंसियों की जांच तेज हो गई है। हमारे सहयोगी भी लगातार अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। जावेद हुसैन, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से अभी बातचीत में आप इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि एनआईए जांच पड़ताल कर रही है, सैटेलाइट फोन को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, किस तरीके से सबूत मिले हैं कि सैटेलाइट फोन की मौजूदगी हमले वाले दिन घाटी में थी? देखिए, जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे बात हो रही थी, जिस फ्रीक्वेंसी से पूरी तरीके से बिल्कुल अभिषेक, देखिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये जो पैटर्न है ये कहीं ना कहीं पैटर्न 26/11 आतंकी हमले से बिल्कुल मैच करता है। क्योंकि इस पैटर्न में भी जो आतंकी थे जिन्होंने हमला किया पहलगाम में आकर, उन्होंने एकदम से गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। जिस तरीके से 26/11 में आपने देखा, जो असमल कसाब ने बताया और जो उस वक्त मौजूद थे मुंबई पुलिस के पुलिसकर्मी, उन्होंने बताया कि जो आतंकी थे वो एकदम से तमाम टारगेट जहाँ पे को टारगेट पहले से रैकी किया गया था, उन्होंने आते के साथ वहां पर AK-47 से उन्होंने गोलियां शुरू कर दी थी। ठीक उसी पैटर्न पे ये जो पहलगाम अटैक हुआ जिसमें 26 बेकसूर लोग मारे गए, इसमें भी वही पैटर्न है कि लगातार जो लोग वहां पे पहलगाम में घूमते नजर आ रहे हैं, लोग खेल रहे हैं, वहां पर लोग खाना खा रहे हैं, इसी बीच अचानक से गोलियों की आवाज शुरू हो जाती है। तो जिस तरीके से सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया गया है और इसमें चीन कनेक्शन का नाम सामने आ रहा है, बिल्कुल जो चीनी इक्विपमेंट्स है वो हाल में पिछले कुछ सालों से जो पाकिस्तान है वो लगातार चीन से लेता आया है। और जिस तरीके से सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी की जो जांच आई है, जो उसका एक मैच किया गया, उससे कहीं ना कहीं सोर्सेज के बेस पे एनआईए को शुरुआत में ये पता चला है कि जो तमाम सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल हुआ, इसकी फ्रीक्वेंसी चीन की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। यानी कि ये जो सारा इक्विपमेंट था ये चीन के उस इक्विपमेंट को जिसको पाकिस्तान ने हाल में लिया होगा या चीन की तरफ से मिला है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि उनके जो उन्होंने ड्रेस पहन रखा था, जैसा कि वहां पर पता चला कि इन्होंने आर्मी के तरह का कुछ इन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखा था, उस पर बाकायदा कैमरा भी लगा हुआ था जिससे कि सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहे थे। इट मींस कि कहीं ना कहीं सैटेलाइट के जरिए, उस कैमरे के जरिए ठीक उसी तरीके से 26/11 के पैटर्न पे इस टेरर मॉड्यूल को ये लोग ऑपरेट करना चाह रहे थे। क्योंकि 26/11 में भी कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में और लाहौर में लश्कर तौयबा के वो 5 आतंकी जो उस कंट्रोल रूम में मौजूद थे और तमाम इस टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहे थे, कितने लोगों को मारना है, क्या मारना है। क्योंकि देखिए इसको ड्रोन से भी अटैक करना था इस पहलगाम में, लेकिन ज़्यादा लोगों होने की वजह से ड्रोन से अटैक नहीं किया जा सका। इसका मतलब ये था कि प्लानिंग पहले से तैयार है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जानकारी मिल रही सोर्सेज से कि ड्रोन से अटैक होना था लोगों पे, लेकिन लोग ज़्यादा तादाद में थे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कम लोगों को मारने का मकसद है कि ये एक मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे या कोई एक बड़े इंडिकेट को ये भारत सरकार को देना चाहते थे। क्योंकि 26 बेकसूर लोगों की जाने गई, कई लोग इसमें घायल हुए, लेकिन ये भी खुलासा हुआ है कि जिस तरीके से सैटेलाइट का इस्तेमाल हुआ, जो चीन का वो सैटेलाइट है, चीन के इक्विपमेंट से, इसके अलावा कम लोगों को ठीक है जावेद जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर